हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेजिडेंसी एंड इट्स टोटल एंड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। हमने ये देखा कि टैक्स किस पे लगता है, हमने देखा इनकम पर टैक्स लगता है, हमने टैक्स निकालना सीखा और वो सब कुछ। ठीक है, कि भाई स्लैब कैसे लगते हैं, टैक्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब हम आगे का जो हमारी पूरी जर्नी होगी उसमें हम ये देखेंगे कि भाई इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उससे इनकम कैलकुलेट करने से पहले, मतलब 5 हेड्स पे जाने से पहले हम पहले रेजिडेंसी समझते हैं। अब पहले ये समझते हैं कि भाई रेजिडेंसी एज अ टॉपिक क्यों है, मतलब क्यों हमें रेजिडेंसी पढ़ने की जरूरत है। आप ये सोचो कि भाई इंडियन इनकम टैक्स अगर लगेगा, ठीक है, आपकी इनकम, हमने बोला कि आपकी इनकम पर टैक्स लगता है, तो आपकी कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा। और पहली चीज कि आप कौन हो। ठीक है, तो वो आप कौन हो वाली चीज जो है ना, वो रेजिडेंसी में आती है। अब लेट्स से मान लो कोई पर्सन है, मिस्टर ए है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहीं पे उनका बिजनेस है, वहीं पे उनका घर है, वो कभी इंडिया आए नहीं है। और लेट्स से कि उनकी वो वहीं पे इनकम कमाते हैं अपने, उनकी जो बिजनेस है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटअप है, और उसी ऑस्ट्रेलियन बिजनेस से वो अपनी इनकम कमाते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई इंडिया का इनकम टैक्स उन पर लग जाएगा। एक कोई किसी भी इंसान को बोलोगे तो नॉर्मली वो ये बोलेगा कि भाई इंडिया का यहाँ से क्या लेना देना, भाई वो इंसान कभी इंडिया आया नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है इंडिया से, तो इंडियन इनकम टैक्स उस पर क्यों लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये समझना, इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि भाई इंडियन इनकम टैक्स जो है वो कौन से लोगों पे लग सकता है। क्या ऐसे इंसान पे लग सकता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वहीं पे कमा रहा है, वहीं पे खर्च कर रहा है, उसकी पूरी जिंदगी वहीं पर बसी हुई है, क्या ऐसे लोगों पर लग सकता है। नहीं। अब मान लो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, मान लो ये बोलते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन पर्सन है और एक बार वो इंडिया आया था और उसने यहाँ इंडिया में कोई अपना एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंट पर चढ़ा दिया। ठीक है, इंडिया की प्रॉपर्टी थी, उसने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंट पर चढ़ा दिया। और उसको बोला कि भाई जो टेनेंट था उसको बोला कि भाई तू मेरे अकाउंट में हर महीने जो है वो रेंटल इनकम तो ट्रांसफर कर दिया कर। ठीक है, अब वो ऑस्ट्रेलिया का बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, बट वहां बैठे बैठे रेंटल इनकम कमा रहा है। अब तो जो इंडियन सोर्सेज से वो रेंटल इनकम कमा रहा है, इंडिया से वो रेंटल इनकम कमा रहा है, तो तब क्या आपको क्या लगता है कि ऐसी इनकम पे टैक्स लग सकता है क्या। इनकम इंडिया वाले बोलेंगे कि भाई, इंडियन गवर्नमेंट बोल सकती है कि भाई ऐसी इनकम पे हमको टैक्स दो। राइट, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं कि जिसमें आपको लगता है क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट, तो हमको ये समझना जरूरी है कि भाई कौन से लोगों पर टैक्स लग सकता है, कितना टैक्स लग सकता है, और कौन से लोगों को पर हम इंडियन इनकम टैक्स जो है वो बिल्कुल लगा ही नहीं सकते। जैसे हमने देखा कि भाई अगर उस पहले वाला केस हमने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया का बंदा बाहर है, बाहर ही सब कुछ कमाता है और इंडिया से कोई लेना देना नहीं है उसकी किसी भी इनकम का, तो वो इंडिया वाले उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका एक सिंपल जवाब आता है, क्योंकि भाई वो बंदा जो है, जो ऑस्ट्रेलिया का हमने बंदा देखा, जो मिस्टर ए देखा हमने, ये नॉन रेजिडेंट है, ये इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है। इंडिया वाले बोलेंगे ऐसे इंसान को कि भाई आप हमारे लिए नॉन रेजिडेंट हो, तो हम आपकी कोई भी इनकम पर टैक्स नहीं लगा सकते। पर आप हमारे लिए नॉन रेजिडेंट हो, हम आपके सिर्फ उन इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड है। अगर आपने कोई भी इनकम इंडिया से कमाई है, जैसे ये मिस्टर ए, हमने बोला दूसरे एग्जाम्पल में कि भाई ये बंदा एक बार इंडिया आया, ठीक है, एक बार इंडिया आया और इसने यहाँ पे क्या करा कि इसने भाई थोड़े प्रॉपर्टीज वगैरह एक दो खरीदी और उसको रेंट पर चढ़ा दिया, और अब ये इंडिया से रेंटल इनकम कमा रहा है, रेंटल इनकम इसकी आ रही है और ये इंडिया में इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या ऐसे में इंडिया वाले बोल सकते हैं कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी में मेरे को टैक्स हो, ये जो आप रेंटल इनकम कमा रहे हो ये आप इंडिया से कमा रहे हो, तो इसलिए मेरा इस पे टैक्स बनता है। एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया वाले भी बोल सकते हैं ये चीज कि भाई आप हमारे रेजिडेंट हो, आप हमारे यहाँ पे हो, आप हमारे यहाँ इनकम कमा रहे हो, तो आप हमें भी टैक्स दो। ठीक है, तो ये हमारा एक फाइनल का टॉपिक हो जाएगा कि जब दो लोग टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं तो कैसे उसको डील करते हैं। अभी फिलहाल हम बस ये समझते हैं कि ये मिस्टर ए जो है, क्या इंडिया इस पर टैक्स लगा सकती है, ये जो रेंटल इनकम है इस पे इंडिया टैक्स लगा सकती है। वे इंडिया बोलेगी कि आप ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे यहाँ पे है, ये प्रॉपर्टी इंडिया की रिसोर्सेज है, ये इंडिया की रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए इंडिया की रिसोर्सेज यूज करते हुए आप कुछ इनकम कमा रहे हो, तो आप अपनी सारी इनकम में तो नहीं, पर ये जो रेंटल इनकम आप कमा रहे हो इस इनकम पर तो इंडिया का टैक्स लेना बनता है ना। तो इसलिए ऐसा अब, और मिस्टर ए बोलेंगे कि भाई मैं तो सिर्फ 10 दिन के लिए इंडिया आया था, मेरे को तो कुछ पता वता है नहीं, मैं तो सिर्फ 10 दिन के लिए आया, एक इन्वेस्टमेंट करके चला गया, मेरे पास पैसे थे, मेरे को लगा यहाँ पे रिटर्न अच्छी मिलती है, मैं तो बस आया इन्वेस्टमेंट करके चला गया।
तो आप क्या इतनी सी देर में मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी और जो मैं इनकम कमा रहा हूँ, क्या इस पे मेरा टैक्स लगाना शुरू कर दोगे? भारत सरकार बोलेगी बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि आप ये जो इनकम है, ये जो रेंटल इनकम आप कमा रहे हो, ये आप इंडियन रिसोर्सेज यूज करते हुए कमा रहे हो। चाहे आप हमारे लिए एक नॉन रेजिडेंट हो, आप हमारे रेजिडेंट नहीं हो इंडिया के, बट स्टिल हम आपकी इस ऐसी इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं जो कि इंडिया से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि नॉन रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट क्या होता है, क्योंकि इसी से डिफाइन होगा, जब हमें समझ आएगा कि भाई रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है। अब इंडिया के लिए कोई भी अगर पर्सन रेजिडेंट है तो इंडिया क्या खुल के बोलेगी कि भाई आप हमारे रेजिडेंट हो, तो आप हमें हमारा पूरा हक है आपके ऊपर टैक्स लगाने का। वेयर जब कोई नॉन रेजिडेंट होगा, जैसे मिस्टर ए थे, मिस्टर ए के ऊपर भारत सरकार क्या बोलेगी कि भाई ये नॉन रेजिडेंट है, ये तो वैसे ऑस्ट्रेलिया का रेजिडेंट है, देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है और वहीं पे बड़ा हुआ है और काम वाम इसका वहीं पे ही है, तो अब ये बंदा ऑस्ट्रेलिया का रेजिडेंट है, इंडिया के लिए ये क्या है, ये इंडिया के लिए बंदा जो है ये नॉन रेजिडेंट है। तो हम अपने लिए देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का तो छोड़ो, हम इंडिया के लिए देखेंगे। इंडिया क्या बोलेगी कि भाई मिस्टर है हमारे लिए नॉन रेजिडेंट है, हम इनकी सारी इनकम पर तो टैक्स नहीं लगा सकते, पर हम इनकी उस इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड है। ऐसी इनकम जो वो इंडिया से कमा रहे हैं उस पे हमें टैक्स लगाने का पूरा हक है। ठीक है, तो इनकम का स्कोप डिसाइड करने के लिए कि मतलब मिस्टर ए की लेट्स से एक इनकी बिजनेस से भी इनकम आ रही है, ठीक है, इनकी बिजनेस से भी कोई इनकम आ रही है और वो बिजनेस इनका सिंगापुर में है, ठीक है, तो क्या इंडिया टैक्स लगा सकती है? इंडिया का कोई लेना देना ही नहीं है इस बिजनेस से, तो इंडिया क्यों टैक्स लगाएगी? ठीक है, तो इनकी कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लग सकता है, ये डिसाइड करता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, मतलब स्कोप ऑफ इनकम भी डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई इस बंदे का नेचर क्या है, इस बंदे का रेजिडेंसी स्टेटस क्या है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है मिस्टर बी, ये इंडिया के रेजिडेंट है। अभी हम देखेंगे रेजिडेंट क्या होता है, अभी हम बस ये बोल रहे हैं कि रेजिडेंट है, हम ये सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई ये इंडिया में रहते हैं, इनका बिजनेस इंडिया में है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंडिया में ही रहते हैं, इनका घर इंडिया में है, इनका रेजिडेंस इंडिया में है, ठीक है, और ये रहते भी यहीं पर ही हैं। ठीक है, मतलब इंडिया में अगर हम इनका स्टे देखेंगे तो लेट्स से 365, एक साल में 365 डेज में से ये 300 दिन तो इंडिया में ही रहते हैं, 300 दिन ये इंडिया में ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो कि हम बोलते हैं कि भाई ये इंडिया का रेजिडेंट है, लेट्स हम समझेंगे कि रेजिडेंट क्या होता है, बट लेट्स मैंने बोला कि ये मिस्टर बी जो है ये इंडिया के रेजिडेंट है, यहाँ पे इनकी सारी इनकम इंडिया से ही है, और लेट्स से इनका कोई एक ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी है। उसी एग्जाम्पल को उल्टा कर दिया हमने कि यही हमने देखा मिस्टर बी की एक प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में और वहां से ये रेंटल इनकम कमाते हैं, ये रेंटल इनकम कमाते हैं, मतलब कि मिस्टर बी जो है ये इंडिया में है, ये इंडिया में है मिस्टर बी, बट इनकी जो एक इनकम आती है वो ऑस्ट्रेलिया से आती है, मतलब यहाँ पे एक इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी से जो रेंट जनरेट होता है वो इनकी इंडियन बैंक अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, मतलब इंडिया के बैंक्स में आ जाता है, क्रेडिट हो जाता है इनका जो ये रेंटल इंटरेस्ट है। तो इंडिया क्या बोलेगी भाई, इंडिया बोलती है कि आपका ये जो बिजनेस की इनकम है जो आप यहाँ पे कमा रहे हो, जो आप इंडिया में जो आपका बिजनेस है, ठीक है, इंडिया में जो आपका बिजनेस है उस पर तो मेरे को टैक्स करने का पूरा हक है। इसको ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया वाले क्या बोलेंगे कि भाई मिस्टर बी की बिजनेस इनकम आ रही होगी, कुछ ऐसा बिजनेस जो कि इंडिया में सेटअप है, ठीक है, तो ये जो बिजनेस इनकम आ रही है ये इंडिया से है, तो इंडिया वाले क्या बोलेंगे भाई, हम पूरे जोरों शोरों से जाएंगे, हम बोलेंगे कि भाई आप हमारे, पहली चीज तो आप हमारे रेजिडेंट हो, तो हमारा पूरा हक बनता है कि आपकी इंडिया सोर्स्ड इनकम क्या हुई कि ऐसी इनकम जो कि आप इंडिया से डिराइव कर रहे हो, आप अपना बिजनेस मान लो, इनका कोई टेक्सटाइल्स का बिजनेस है, जो सारी फैक्ट्री सब इंडिया में है, वर्कर्स सब इंडिया में है, सब कुछ इंडिया में हो रहा है, और ऐसी बिजनेस से जो इनकम जनरेट होगी, भारत सरकार क्या बोलेगी कि भाई ऐसी इनकम पे तो मैं डेफिनेटली टैक्स लूंगी, क्योंकि पहली चीज तो आप हमारे रेजिडेंट हो, आप यहीं पे रहते हो, आपका सारा कारोबार यहीं पे ही है, तो ऐसे लोगों को तो हम डेफिनेटली यहाँ पे टैक्स करेंगे। दूसरा, अब मिस्टर बी क्योंकि इंडिया के रेजिडेंट है, क्योंकि मिस्टर बी जो है वो इंडिया के रेजिडेंट है, तो इंडिया क्या बोलेगी कि भाई आपकी जो बाहर से भी इनकम आ रही है ना उस पे भी हम टैक्स लगाएंगे, ये जो आपकी ऑस्ट्रेलिया से इनकम आ रही है ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया से रेंटल इनकम आ रही है इस पे भी हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि आप हमारे रेजिडेंट हो, तो जो जब भी आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हो तो आपकी सारी इनकम पर इंडिया टैक्स लगाती है। ठीक है, अब
किसी के भी दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि भाई ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया भी फिर टैक्स लगाएगी ना इस रेंटल इनकम पे, जैसे हमने पुराने एग्जाम्पल में देखा था कि ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगी कि भाई हमारे यहाँ से रेंटल इनकम जनरेट हो रही है तो हमें भी टैक्स दो। तो ये देखो ये एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉपिक बन जाता है, उसमें फिर टैक्स रिलीफ मिलते हैं आपको कि आपकी एक इनकम अगर दो जगह टैक्स हो रही है तो वो हम फाइनल में सीखेंगे कि वो टैक्स रिलीफ ऐसे मिलता है कि इंडिया रिलीफ देगा या ऑस्ट्रेलिया रिलीफ देगा। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक इनकम पे दो बार टैक्स होगा, ठीक है। वो टैक्स रिलीफ मिल जाते हैं आपको, इंटरनेशनल टैक्स लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिलीफ मिलता है। अभी हमें वो नहीं समझना है, थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है, फाइनल में देखेंगे हम वो सब कुछ। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, ठीक है, आप इंडिया के रेजिडेंट अगर आप एक बार बन जाते हो तो इंडिया क्या बोलेगी, इंडिया भारत सरकार आपको बोलेगी कि भाई आपकी सारी इनकम पर टैक्स लगाने का हक है हमें, ठीक है। मतलब आपकी अगर बाहर से आपकी सिंगापुर से भी लेट्स से कोई इनकम आ रही है, आपकी यूएसए से भी कोई इनकम आ रही है, जहां जहां से भी आपकी कोई भी इनकम आ रही है, आपकी पूरी ग्लोबल इनकम बेसिकली, वो पूरी इनकम पे टैक्स लगाने का हक हमको है क्योंकि आप हमारे रेजिडेंट हो, ठीक है। और यही अगर आप एक हमारे नॉन रेजिडेंट होते, जैसे हमने मिस्टर ए का एग्जांपल देखा था कि आप हमारे नॉन रेजिडेंट होते, कि मतलब वो बंदा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का रेजिडेंट है, तो अगर आप हमारे नॉन रेजिडेंट हो, आप इंडिया के हिसाब से एक नॉन रेजिडेंट बनते हो, तो सरकार बोलेगी कि यार देखो ठीक है आप हमारे नॉन रेजिडेंट हो, हम सिर्फ उन्हीं इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड है, जो कि इंडिया से सोर्स्ड है। लेट्स से मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है और इंडिया से रेंटल इनकम कमाई जा रही है तो ऐसी इनकम पे ही सरकार टैक्स ले सकती है। इनकी जो ऑस्ट्रेलिया की इनकम है, सिंगापुर की इनकम है, इनकी इधर उधर की इनकम पे हम टैक्स नहीं ले सकते, हमारा कोई हक नहीं बनता, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई इनकम पे टैक्स लगने से पहले हमें इनकम का स्कोप जानना जरूरी है कि हम किसी भी इंसान की कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब यही मिस्टर बी थे जो हमारे रेजिडेंट थे, अगर कोई रेजिडेंट बन जाता है हमारा तो हम उसकी हर तरीके की इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं, हम उसकी इंडिया की इनकम पे भी टैक्स लगा सकते हैं, हम उनकी बाहर की इनकम, हम उनकी ग्लोबल इनकम पे भी टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे कि भाई आप हमारे रेजिडेंट हो, आपकी पूरी इनकम जो है उस पर टैक्स लगाने का हक हमको है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई आप ये सारा पैसा कमा के इंडिया में लेके आ रहे हो, तो जहां जहां से भी आप पैसा कमा के इंडिया में लेके आ रहे हो, ये आपकी जो इनकम है ये अपने इंडिया में कमा के लाई हर जगह से, लेट्स से आप कुछ दुबई से कमा के ला रहे हो, आप कुछ सिंगापुर से कमा के ला रहे हो, जहां जहां से भी कमा के ला रहे हो आप लेके इंडिया में आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो इनकम जनरेट हो रही है, ये इधर उधर से भी जो इनकम आ रही है और प्लस यहाँ से भी इंडिया के सोर्सेज से भी जो इनकम जनरेट हो रही है, उन सब पे हम टैक्स लगाएंगे। तो रेजिडेंट का हर तरीके से इंडिया में टैक्स लगेगा। वेरएस जब कोई नॉन रेजिडेंट बन जाएगा तो नॉन रेजिडेंट का क्या होगा, नॉन रेजिडेंट का सिर्फ इंडियन सोर्स इनकम पे, मतलब जो ऐसी इनकम जो कि सिर्फ इंडिया से रिलेट करती है, जो कि इंडिया में जनरेट हुई है, वो इनकम इंडिया का कोई लेना देना है उस इनकम से, तभी उस इनकम पे टैक्स लग सकता है, वरना उस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लग सकता, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम देखेंगे, ये हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, ये हमारा स्कोप है कि कौन सी इनकम पे टैक्स लग सकता है। किसी भी इंसान की क्या हर इनकम पे टैक्स लग सकता है, द आंसर इज नहीं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस इंसान का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो इंसान हमारे लिए रेजिडेंट है तो उसकी स्कोप ऑफ इनकम अलग होगी, और अगर वो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट है तो उसका स्कोप ऑफ इनकम अलग होगा, ठीक है। तो स्कोप ऑफ इनकम जो है वो हमारा सेक्शन 5 में दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये लिखा है कि भाई रेजिडेंट है अगर तो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगी, नॉन रेजिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगी। और सेक्शन 6 में ये लिखा है कि भाई रेजिडेंसी डिटरमिन कैसे करते हैं। रेजिडेंसी डिटरमिन करने के लिए मतलब कि कौन सा इंसान होगा जिसको हम रेजिडेंट बोलेंगे और कौन सा इंसान होगा जिसको हम नॉन रेजिडेंट बोलेंगे, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ये हमें हर साल चेक करना पड़ता है कि हर साल कोई बंदा रेजिडेंट है या कोई इंसान नॉन रेजिडेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको सेक्शन 6 बताएगा कि भाई रेजिडेंसी किस तरीके से डिटरमिन की जाती है, कि हम कैसे बोलेंगे कि भाई मिस्टर ए जो है वो रेजिडेंट है और मिस्टर बी जो है वो नॉन रेजिडेंट है, या वाइस वर्सा, या व्हाटएवर, कि मिस्टर सी जो है वो रेजिडेंट बने या नॉन रेजिडेंट बने। ऐसा भी हो सकता है कि एक साल कोई बंदा रेजिडेंट रहा, दूसरे साल नॉन रेजिडेंट हो गया, तीसरे साल वो फिर रेजिडेंट बन गया। तो ये पर ईयर का प्रैक्टिस होता है, हर साल आपको चेक करना पड़ता है कि भाई आप रेजिडेंट हो या आप नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे, हम सबसे पहले सेक्शन 6 देखेंगे, हम सबसे पहले रेजिडेंसी डिटरमिन करना सीखेंगे कि भाई रेजिडेंट कौन बनता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है। उसके बाद फिर हम सेक्शन 5 पे जाएंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सी इनकम जो है वो रेजिडेंट की टैक्स हो सकती है और कौन कौन सी इनकम जो है वो नॉन रेजिडेंट की टैक्स हो सकती है। ब्रॉड लेवल पे हमने चैप्टर समझ लिया है एक बार को कि भाई
इस चैप्टर का पूरा आइडिया क्या है, द एंटायर आइडिया ऑफ दिस चैप्टर इज कि आप पहले ये डिटरमिन करो आप रेजिडेंट हो इंडिया के या नहीं हो। अगर हो तो आपका स्कोप ऑफ इनकम बड़ा होगा, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपका स्कोप ऑफ इनकम छोटा होगा। ठीक है, ये स्कोप ऑफ इनकम की बात हो रही है यहाँ पे कि भाई कितने इनकम पे टैक्स लग सकता है। आपकी जेब में 10 जगह से इनकम आ रही है, तो इंडिया के पास कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगाने का हक है इन द फर्स्ट प्लेस। दिस इज द एंटायर थिंग दैट दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट। ठीक है, अब समझते हैं कि ये रेजिडेंट क्या होता है। अब हम इतनी देर से बोल तो रहे हैं कि भाई अगर एक इंसान रेजिडेंट है, ठीक है, अगर एक इंसान रेजिडेंट है इंडिया का, तो इंडिया के पास हक आ जाएगा उसकी सारी इनकम पे, उसकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगाने का। ठीक है, तो कौन रेजिडेंट होता है और कैसे रेजिडेंसी डिटरमिन की जाती है। अब अगर आपको कोई बोले कि क्या आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नहीं हो, तो आप एक बार सोचने लग जाओगे ना कि यार क्या मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ। रेजिडेंट का क्या मतलब हो, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप रहते हो। तो अब अगर लेट्स से हाँ मैं हमेशा से इंडिया में ही रहती आ रही हूँ अगर मान लो, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ मैं रेजिडेंट हूँ। बट अब कोई इंसान लेट्स से आधे साल सिंगापुर रह रहा है, आधे साल अपनी नानी के घर जा रहा है दुबई में, आधे साल साल के कुछ दिन इंडिया में रह रहा है, कुछ दिन कहीं रह रहा है, कुछ दिन कहीं रह रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप अपने आसपास भी देखोगे। तो किस इंसान को हम रेजिडेंट बोलेंगे, किस इंसान को हम रेजिडेंट नहीं बोलेंगे, ये एक डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स हमें लिख के बताता है सेक्शन 6 में कि भाई कौन कौन सा इंसान रेजिडेंट होगा इनकम टैक्स के हिसाब से और कौन कौन सा इंसान रेजिडेंट नहीं होगा इनकम टैक्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो रेजिडेंट वाली टर्म है ना, ये हमारी इनकम टैक्स से आती है। ठीक है, इसके अलावा जो हम अपने कॉमन पार्लेंस में टर्म्स यूज करते हैं कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हो या नहीं हो, इंडिया में पैदा हुए हो या नहीं हो, ठीक है, या फिर आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन इंडिया में है, प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन आप हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी टर्म्स अलग है। रेजिडेंसी की जो टर्म है, जो रेजिडेंट, क्या आप रेजिडेंट हो इंडिया के या नहीं हो, ये एक इनकम टैक्स की टर्म है और इसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स ही बताएगा। इंडियन सिटीजन आप हो या नहीं हो, ठीक है, ये भी एक पैरेलल टर्म है जो अलग चलती है। एक टर्म आती है हमारे पास कि आप इंडिया के सिटीजन हो या नहीं हो। इस चीज की ये चीज कौन बताएगा हमको, ये इनकम टैक्स नहीं बताएगा। इंडियन सिटीजन इनकम टैक्स की टर्म नहीं है। इंडियन सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा, वो आपको बताएगा कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हो या नहीं हो। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हमेशा क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है, हमें समझना है कि रेजिडेंट आप हो या नहीं हो। ठीक है, एक और टर्म आती है हमारे पास विच इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो टर्म है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं। मतलब कि अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स 1947 से पहले पैदा हुए थे तो अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जितना भी था वो सारा, उसमें अगर पैदा हुए हैं, वो इंडियन 1947 के बाद पैदा हुए हैं, तो जो इंडिया का अपना मेन लैंड है उसमें पैदा हुए हैं। तो ठीक है, तो ऐसा इंसान जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, चारों में से कोई भी, चार मतलब पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये मिस्टर पर्सन है, मिस्टर ए है, इनके पेरेंट्स मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स कौन कौन से हो गए, ये मम्मी हो गए, ये पापा हो गए। मम्मी के पेरेंट्स, इनके मम्मी पापा और इनके मम्मी पापा। ठीक है, तो इनके कोई भी, इन सब में से कोई भी इंसान अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो ये पर्सन जो मिस्टर ए है, इसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये एक पैरेलल टर्म्स हैं जो हमको पता होनी चाहिए। हमें फिलहाल इनकम टैक्स के हिसाब से ये डिटरमिन करना है कि भाई आप रेजिडेंट हो या नहीं हो। मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमारा पूरा ये रेजिडेंसी वाले जो सेक्शन 6 चलेगा, वो भी हम बार बार बस ये बोलेंगे हम रेजिडेंट हैं, हम रेजिडेंट नहीं है, हम रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट हो गए अब आगे क्या करना है, रेजिडेंट नहीं हुए अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो हर चीज बेसिक चीज आके सबसे पहले इसी पे आगे अटक जाएगी कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो। अब रेजिडेंट होने के लिए दो बेसिक कंडीशंस लगती हैं। सबसे पहली जो बेसिक कंडीशन लगती है हमारी, सबसे पहली जो बेसिक कंडीशन लगती है, दो बेसिक कंडीशंस होती है हमारे पास। पहली बेसिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। पहली बेसिक कंडीशन होती है कि आप रेजिडेंट बनोगे इंडिया में अगर आप इंडिया का आपका जो स्टे है, अगर स्टे इन इंडिया आपका फॉर प्रीवियस ईयर, जिस भी प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, जैसे हम अगर बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 25-26 की, ठीक है, हम अपने प्रीवियस ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं, तो हम प्रीवियस ईयर 25-26 में देखेंगे कि जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं, मिस्टर ए की हम बात कर रहे हैं, क्या उसका स्टे इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा था या नहीं। अगर वो इंडिया में 182 डेज या ज्यादा रहे हैं तो दैट मीन्स वो इंसान हमारा इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली बेसिक कंडीशन है। अगर ये इंसान इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है इस साल में,
जिस साल की हम बात कर रहे हैं, लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 24-25 की, तो हम बोलेंगे कि क्या वो इंडिया में उस इंसान का स्टे, सिर्फ स्टे की बात कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं नहीं कर रहा कुछ नहीं, क्या इंडिया में स्टे, क्या वो इंसान इंडिया में रहा है फॉर 182 डेज और मोर। अगर उसका स्टे इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा आ जाता है तो वो इंसान इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, अब इस स्टे का भी ना जरूरी नहीं है कि स्टे में आपका जरूरी कि आप अपनी जहाँ पे आप रहते हो, जो आपका घर है, लेट्स आपका रेजिडेंस है दिल्ली में, आपका घर है दिल्ली में, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने घर पे ही रहो या फिर आप अपने ऑफिस में ही रहो। अगर आप एयरपोर्ट पे भी रह रहे हो ना, तो भी आप इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पे रह रहे हो लेट्स से, ठीक है, किसी भी मतलब कोई भी इंडिया में कहीं पे भी आप रह रहे हो, तो हमें सिर्फ मतलब है आप इंडिया में होने चाहिए। आप चाहे अपने घर पे रहो, अपने दोस्त के घर पे रहो, कहीं पे भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप इंडिया में हो फॉर 182 डेज और मोर, हम आपको इंडियन रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना भी नहीं है कि आप इंडिया में छुट्टी मनाने आए हो, आप इंडिया में काम करने आए हो, आप इंडिया में रहने आए हो, किसी भी पर्पज से आए हो, कहीं भी रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस इंडिया में आपका स्टे, बस इंडिया में आपका रहना 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। चाहे ये भी हो, देखो बहुत सारे अब लोग ना ऐसे भी होते हैं जिनका इंडिया में आना जाना लगा रहता है। चाहे आप इंडिया में आ रहे हो, लेट्स से आप 1 मई को इंडिया में आए, ठीक है, 1 मई को इंडिया में आए, 31 मई को इंडिया से चले गए, 31 मई को इंडिया से चले गए, फिर आप 1 नवंबर को फिर इंडिया में आए, ये 2025 की बात कर रहे हैं हम, ये 1 मई 2025 को इंडिया में आए, 31 मई को चले गए, फिर 1 नवंबर 25 को वापस आए, फिर 30 नवंबर को वापस से चले गए। ठीक है, तो आपका आना जाना आना जाना आना जाना इंडिया में लगा हुआ है, हमें इस चीज से भी कोई मतलब नहीं है। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, आप आओ, हर दूसरे दिन आप आओ, हर तीसरे दिन आप चले जाओ, कोई बात नहीं। इनकम टैक्स फिर बताएगा कि भाई ठीक है, आपने अभी क्या करा, इंडिया में कितने टाइम रहे, 1 मई को आए, 31 मई को चले गए, तो कितना रहा इंडिया का स्टे, यहाँ पे आ गया 1 मई से 31 मई तक का जो टोटल टाइम हुआ, लेट्स से ये 31 दिन आ गए, ठीक है, तो मई के 31 दिन ले लेंगे। फिर हमने बोला अच्छा आप नवंबर में फिर आए, नवंबर में आके फिर नवंबर एंड में फिर चलेगा, तो यहाँ पे 30 डेज ले लेंगे। तो ऐसे जितनी भी बार आप इंडिया में आए, जितनी बार आप इंडिया से गए, उन सबका स्टे, आपका जो टोटल इंडिया का स्टे होगा वो हम टोटल करके निकालेंगे। हम बोलेंगे कि भाई आप इंडिया में जितने भी टाइम रहे, चाहे आप 2 दिन रहे फिर चले गए, फिर 2 दिन आए फिर चले गए, फिर 4 दिन आए फिर चले गए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कैलकुलेटर है, हम निकालेंगे, पहले 2 दिन आप इंडिया में आए, फिर आप 2 दिन इंडिया में आए, फिर आप 4 दिन इंडिया में आए, फिर ये 31 दिन इंडिया में आए, फिर दोबारा 30 दिन इंडिया में आए, 2 महीने बाद फिर आप 60 दिन के लिए इंडिया में आ गए। जितने जितने दिन आप इंडिया में आते जाओगे, जितना जितना टाइम आप इंडिया में स्पेंड करोगे, वो सारा का सारा टोटल हम करके देखेंगे और हम देखेंगे कि साल में कितने दिन आप इंडिया में रुके, आपका स्टे इन इंडिया कितने टाइम का था, जो जितना भी दिन आपका इंडिया में स्टे था वो हम टोटल निकालेंगे। हम बोलेंगे कि वो पूरा साल का पूरा स्टे निकालो इंडिया का कितना था, वो स्टे अगर इंडिया का, जो आपको इंडिया का टोटल स्टे है, अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा आ जाता है तो हम बोलेंगे आप इंडिया के रेजिडेंट हो, अदरवाइज आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो, पहली बेसिक कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि भाई ये जो हमने देखा 182 डेज है, अगर हमारा स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा है तो हमने बोला हम इंडिया के रेजिडेंट है, बट ये 182 डेज निकालते कैसे हैं? हमने बोला कि आपका टोटल स्टे इन इंडिया 182 डेज का होना चाहिए। अब ये स्टे कंटिन्यूस है या ये ब्रेक होके हो रहा है, मतलब लेट्स से मैं मई में आई फिर चली गई, जून में आई फिर चली गई, अगस्त में आई तो चली गई, मई में मैं 4 दिन 5 दिन रुकी, जून में मैं सिर्फ इंडिया में 3 दिन ही थी, जुलाई में मैं लेट्स से पूरा 31 डेज थी। तो जरूरी नहीं है कि 182 डेज कंटिन्यूस डेज हो, जरूरी नहीं है कि एक बार में आप 182 डेज रहे हो, आप आ रहे हो जा रहे हो, आपका टोटल स्टे ड्यूरिंग द ईयर देखा जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर टोटल स्टे इन इंडिया कितना है। अब अगर इस तरीके से भी है कि भाई मई में मैं सिर्फ इंडिया में 5 दिन रही तो सिर्फ 5 दिन, जून में 3 दिन तो 3 दिन, जुलाई में 31 दिन तो 31 दिन, तो अब इन सबका टोटल कर लो कि भाई टोटल इंडिया में आप कितने टाइम रहे, वो अगर 182 डेज या उससे ज्यादा आता है तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो। अब ये 182 डेज निकालते कैसे हैं? ये जैसे हमने देखा कि भाई ये मई में हमने बोला मैं 5 दिन रही, तो ये 5 दिन कैसे निकालेंगे? हम क्या बोलेंगे, लेट्स से मैं जिस दिन इंडिया में आई, ठीक है, जिस दिन मैं इंडिया में आई, क्या वो वाला दिन मेरे को इंडिया में इंक्लूड करना है या नहीं करना? जिस दिन मैं इंडिया से बाहर गई, क्या वो वाला दिन इंक्लूड करना है या नहीं करना? क्या हम ये देखेंगे कि भाई मेरी फ्लाइट कितने बजे की थी, क्या मेरी फ्लाइट सुबह की थी, शाम की थी, ठीक है, ये वाली सारी चीजें हमें इग्नोर करनी है। हम गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली लिख के बताया कि भाई आपका जिस दिन आप इंडिया आए और जिस दिन से आप इंडिया से गए, वो दोनों के दोनों दिन आपको इंडिया के स्टे में इंक्लूड करने हैं।
चाहे आपकी फ्लाइट कितने भी बजे की हो, चाहे 11:59 की हो रात की, चाहे सुबह 12 बजे 1 मिनट की हो, कितने भी बजे की हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन इंडिया में आए और जिस दिन इंडिया से गए, वो पूरा पूरा दिन आपको ये 182 डेज के स्टे में इंक्लूड करना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि ये स्टे निकालते कैसे हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं ये स्टे हम निकालते कैसे हैं। अभी तक हमें कॉन्सेप्चुअली तो समझ आया कि स्टे कैसे निकालते हैं, बट एक बार प्रैक्टिकली भी देखते हैं। लेट्स से कि मैं इंडिया में रह रही हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में रह रही हूँ और मैं इंडिया के बाहर गई। लेट्स से मैं अगस्त में इंडिया के बाहर गई, ठीक है, अगस्त आई वेंट आउटसाइड इंडिया। इन अगस्त आई वेंट ऑन लेट्स से 5th अगस्त 2025 को आई वेंट आउटसाइड इंडिया, आई वेंट टू सिंगापुर। ठीक है, मैं सिंगापुर गई 5th अगस्त 2025 को और फिर उसके बाद 12th दिसंबर 2025 को केम बैक टू इंडिया। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि 5 अगस्त को हम सिंगापुर चले गए और 12 दिसंबर को हम इंडिया में वापस आ गए। तो अब हमको बस स्टे इन इंडिया निकालना है। अब हमको स्टे इन इंडिया निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो 2 तरीके हैं इसमें निकालने के। एक तो ये तरीका हो गया कि भाई आप ये निकाल लो कि आप इंडिया में कितने टाइम रहे। ठीक है, सिंपल सा ये हो गया कि भाई आप कैलकुलेट करो। आपने क्या बोला, हम साल के शुरू से 5 अगस्त तक इंडिया में थे, तो आप साल के शुरू से अप्रैल मई जून जुलाई 5 अगस्त तक का इंडिया का स्टे निकाल लो। उसके बाद 12 दिसंबर को वापस आए, तो 12 दिसंबर के बाद का टाइम मतलब 31 माइनस 12। ठीक है, 31 टोटल दिन हो गए दिसंबर के, माइनस 12 तो दिसंबर का स्टे, जनवरी फरवरी मार्च, तो हमने इंडिया का स्टे निकाल लिया। 2 तरीके हैं। पहला तरीका हमने क्या देखा कि हमने देखा स्टे इन इंडिया निकालने का, कि आपने देखा इंडिया का स्टे कितना है, कि आप इंडिया में कितने टाइम रुके। या तो ये तरीका हो गया कि भाई 182 डेज इस तरह से कैलकुलेट करो कि भाई आपका स्टे इन इंडिया टोटल कितना आ रहा है। या फिर 182 डेज के लिए आप दूसरा तरीका क्या हो गया निकालने का, कि आप टोटल स्टे ले लो, टोटल डेज ले लो, टोटल डेज इन ईयर, साल में कितने दिन होते हैं, माइनस कर दो किस चीज से, स्टे आउटसाइड इंडिया से, स्टे आउटसाइड इंडिया से। ठीक है, मुझे पर्सनली ये वाला तरीका थोड़ा सिंपल लगता है, बट आप क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ आना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगे तो दोनों में से कोई भी तरीका लगाओगे आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब लेट्स से हमारा ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, 5 अगस्त को हम सिंगापुर चले गए और 12 दिसंबर को वापस इंडिया आ गए। तो हम स्टे इन इंडिया निकालते हैं। स्टे इन इंडिया कैसे निकलेगा, देखो स्टे इन इंडिया निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा, अप्रैल से हमारा साल शुरू हुआ। हमारा साल है 2025 से लेके 26 तक, तो हमारा साल शुरू हुआ अप्रैल से। अप्रैल 2025 में कितने दिन हुए। अब ये भी निकालना आना चाहिए कि भाई किस महीने में किस 30 डेज होते हैं और किस महीने में 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कितने हुए 30 डेज। ठीक है, ये सिंपल सा एक छोटा सा तरीका है ये भी निकालने का। अप्रैल में हुए हमारे पास 30 डेज, मई में 31 डेज, ठीक है, जून में हुए हमारे पास 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त में कितने दिन हुए, अगस्त में तो हम बाहर ही चले गए थे, तो हमने बोला 5 अगस्त को मैं बाहर चली गई। तो अब देखो कितने दिन मैं इंडिया में रही, 1 अगस्त को इंडिया में थी, 2 अगस्त को इंडिया में थी, 3 अगस्त को इंडिया में थी, 4 अगस्त को इंडिया में थी और 5 अगस्त। हमने बोला था जिस दिन आप इंडिया से बाहर जाओगे और जिस दिन आप इंडिया में आओगे वो दोनों के दोनों दिन इंडिया के स्टे में इंक्लूड करने हैं। मतलब 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक पूरे 5 दिन आप इंडिया में थे। तो अगस्त के तो सिर्फ 5 ही दिन आप इंडिया में थे, अगस्त में सिर्फ 5 ही दिन आप इंडिया में थे, बाकी सारा टाइम आप इंडिया के बाहर थे, राइट। देन अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर तो पूरा पूरा आप बाहर ही थे। ठीक है, अब हम स्टे इन इंडिया निकाल रहे हैं, दिसंबर में आ जाते हैं। दिसंबर में कितने दिन आप इंडिया में थे, देखो दिसंबर में टोटल डेज हो गए 31 माइनस कितने दिन आप इंडिया में थे 12 तारीख तक, तो 1 से लेके 12 तक आप बाहर थे। बट हमने बोला 12 तारीख को हम इंडिया के स्टे में गिनेंगे। 12 तारीख को इंडिया के स्टे में गिनेंगे का क्या मतलब हुआ कि स्टे आउटसाइड इंडिया वुड बी 1st to 11th ओनली। 12 तारीख को हम बोलेंगे ये 12 का जो दिन है ये आप इंडिया में थे। ठीक है, तो हम कितने दिन माइनस कर देंगे, हम 31 माइनस 11 कर देंगे, क्योंकि 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक सिर्फ ये 11 दिन ही आप इंडिया के बाहर थे। अब इंडिया का स्टे निकालना है तो टोटल दिसंबर में 31 डेज माइनस बाहर का स्टे निकाल दिया, तो दिसंबर के कितने दिन आ गए हमारे पास, ये 20 डेज आ गए। ठीक है,
जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 डेज, मार्च में 31 डेज। ठीक है, अब फरवरी का भी ध्यान रखना, फरवरी में हम कभी कभी हमें 29 डेज लेने पड़ जाते हैं जब ये लीप ईयर है, बट हमारा जो FY 25-26 है, ये FY 2026 सॉरी 2026 मतलब ये साल 2026 कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखते हैं तो फरवरी 2026 में, दिस इज फरवरी 2026, क्या 2026 लीप ईयर है? डिवाइड बाय 4 करके देख लो, द आंसर इज नो। तो फरवरी में इसलिए इस बार 28 डेज ही लिए जाएंगे, बट कुछ साल ऐसे होते हैं जैसे कि 2020 हो गया, 24 हो गया, तो ये डिवाइडेड बाय 4 हो सकते हैं, इसीलिए ये वाले सालों में हमें 29 डेज लेने होंगे। बट हमारा जो साल है 2026, फरवरी 2026 का जो हम बात कर रहे हैं, इसमें 28 डेज ही लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये टोटल करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 237 डेज। अब एक बार ये दूसरे तरीके से भी निकाल के देख लेते हैं। वैसे तो दिस इज प्रीटी मच क्लियर, बट एक बार दूसरा तरीका भी देखते हैं। दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे? दूसरा तरीका क्या हुआ, हमने देखा साल में कितने दिन है, साल में है टोटल 365 डेज। 365 डेज क्यों बोला हमने? क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर होता तो हम साल में 366 डेज बोलते। ठीक है, प्रीटी बेसिक स्टफ कि अगर ये साल में अगर ये लीप ईयर होता, 2020 की बात कर रहे होते जिसमें फरवरी 20 फॉल कर रहा है या फरवरी 2024 फॉल कर रहा है, तो ऐसे केसेस में ये 366 डेज हो गए होते। ठीक है, अब स्टे आउटसाइड इंडिया निकालो। स्टे आउटसाइड इंडिया क्या क्या हुआ हमारा? स्टे आउटसाइड इंडिया तो स्टे आउटसाइड इंडिया निकाला हमने। स्टे आउटसाइड इंडिया हमने देखा था, हम चले गए थे इंडिया के बाहर 5 अगस्त को। तो कितने दिन हम इंडिया के बाहर रहे? हमने देखा 5 दिन तो जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में गिने जाएंगे। ठीक है, 5 अगस्त तक का तो जो टाइम है वो पूरा का पूरा इंडिया का है। इंडिया के बाहर कितने दिन हो गए? 31 टोटल दिन हो गए अगस्त में। 31 माइनस 5, क्योंकि 5 पूरे पूरे दिन इंडिया के, बाकी आउटसाइड इंडिया के कितने दिन हो गए? 31 माइनस 5, तो ये आपका आ गया 31 माइनस 5, 26 डेज। सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज, अब दिसंबर के कितने दिन? दिसंबर को हमने देखा, हम 12 दिसंबर को इंडिया आए थे वापस। ठीक है, हम 12 दिसंबर को इंडिया आए थे वापस, तो कितने दिन बाहर रहे? हम 12 दिन बाहर रहे, पर 12 भी नहीं, 12वां जो दिन है, जिस दिन इंडिया वापस आए, 12वां दिन तो इंडिया के स्टे का इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम टोटल 11 दिन बाहर रहे। तो 1 से लेके 11 तारीख तक हम बोलेंगे हम इंडिया के बाहर रहे, और जो 12 तारीख का स्टे है, 12 तारीख चाहे कितने भी बजे आप इंडिया आए हो, बट वो पूरा 12वां दिन आपका इंडिया के स्टे में गिना जाएगा। ये देखते हैं टोटल कितने दिन हो गए। 30 + 30 ये हो गए टोटल 128 डेज, और यही 128 डेज अब यहाँ से माइनस कर दोगे 128 डेज, तो ये आपका आ जाएगा 237 डेज। ठीक है, तो लॉजिकली भी सोचो, दोनों आंसर हमेशा सेम ही आएंगे कि आप इंडिया का स्टे निकाल लो, कि इंडिया में कितने दिन रहे, या फिर टोटल डेज साल में कितने दिन है माइनस कर दो कि इंडिया के बाहर कितने दिन रहे। दोनों में से किसी भी तरीके से निकालोगे आंसर हमेशा सेम ही आएगा। बस ये आंसर में फर्क कब आ जाएगा? जब आपने ये ध्यान नहीं रखा कि ये वाला जो स्टे है, आने का और जाने का दिन आपका इंडिया के स्टे में इंक्लूड होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है ना ये 182 डेज निकालने में वुड बी कि ये 5 तारीख का, ये 12 तारीख का जो दिन है, जो आने जाने का दिन होता है, वो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये इंडिया के में इंक्लूड करना है या बाहर के में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि ये वाले जो दोनों दिन है ये इंडिया के स्टे में इंक्लूड होंगे, और कोशिश करो हमेशा इस तरीके से ये आंसर निकालो। दिस इज अ बिट इजियर कि किस तरीके से हम इंडिया का स्टे निकाल रहे हैं। एक ही तरीके को फॉलो करके चलेंगे हर क्वेश्चन में। आप अपना एक तरीका निकाल लो कि एक तरीके से अपना हाथ सेट कर लो क्वेश्चन में, और उसी को ही फॉलो करो। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट इसमें और डिस्कस करते हैं, विच इज कि हमने देखा, अब हम बोल रहे हैं इंडिया का स्टे 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए। अब इंडिया के स्टे में हमने बोला आप इंडिया में कहीं पे भी रुके हो, हमने बोला एयरपोर्ट पे भी रुके हो, कहीं पे भी रुके हो इंडिया में, चाहे आप अपने घर पे रुको, दोस्त के घर पे रुको, दिल्ली में रहते हो बट कश्मीर में रुको, केरला में रुको, कहीं पे भी रुको, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज और है, हमने अभी तक ये बात करी कि देखो ये अगर इंडिया का मेन लैंड है, ठीक है, ये पूरा इंडिया का मेन लैंड है ऊपर तक। अब क्या है कि इंडिया के मेन लैंड की तो हमने बात कर ली कि भाई आप दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप शिप में हो, अगर आप यहाँ सी में हो,
जैसे कई फिशरमैन वगैरह होते हैं जो कई बार यहीं पे ही इनका मेन काम वाम होता है, यहीं पे ही रुकते हैं ये कई बार, ठीक है। तो आप अगर ऐसी जगह पे भी हो जहाँ पे लेट्स से आप 3-4 दिन 7-8 दिन महीना आप इस शिप पे हो, तो अगर ये शिप या ये जो आप फिशिंग वगैरह का फार्मिंग वगैरह का काम, फिशिंग फार्मिंग का जो काम होता है जो शिप पे होता है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर हो तो इस स्टे को भी इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा, बट प्रोवाइडेड ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दिस शुड बी 12 नॉटिकल माइल्स। अब नॉटिकल माइल्स क्या होता है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम में बस ये ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस जो है ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का है। तो अगर आप इंडिया के मेन लैंड पर हो, मतलब जमीन पर हो, तो कोई आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए अभी तक कि हाँ भाई अगर आप मेन लैंड पर हो, आप जमीन पर हो, तब तो इंडिया के स्टे में इंक्लूडेड है ये। बट अगर आपने कुछ दिन यहाँ पे बिताए हैं, ठीक है, कोई एक क्रूज चल रहा था लेट्स से यहाँ तक का, और आप लेट्स से 2 महीने उस क्रूज पे थे, ठीक है, ये मुंबई से लेके यहाँ तक का अगर वो लेट्स से कोई क्रूज चला है, तो वो क्रूज का भी अगर वो क्रूज यहीं तक का ही चला है, ये क्रूज जो है ये 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर ही चला है। या फिर आप इस तरीके के इंसान हो जो कि यहाँ पे फिशिंग वगैरह का काम करते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे रहते होंगे, ठीक है, ये इंडिया के बॉर्डर पे रहते होंगे और यहाँ पे इनका रेगुलर फिशिंग वगैरह का काम चलता होगा। तो ऐसे लोग जब तक ये 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर है, जब तक इतने डिस्टेंस के अंदर अंदर है सी में, तो सी का भी 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है उसमें भी अगर आप हो तो भी आप उसको इंडिया के स्टे में ही इंक्लूड किया जाएगा। मतलब कि लेट्स से आपने 100 दिन तो मेन लैंड पे बिताए और बाकी 80 दिन आपने, नहीं लेट्स से 80 भी नहीं, आपने 90 दिन साल के इस क्रूज पे या इस एरिया में बिताए, इस वाले एरिया में बिताए जो कि हमारा 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर तक है। मतलब इस जमीन की लाइन से लेके पानी का जो एरिया है, पानी के 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, उस एरिया के अंडर अंडर तक अगर आपने अपना टाइम बिताया है तो वो वाला सारा पीरियड भी इंडिया के स्टे में इंक्लूड किया जाएगा। तो इंडिया के स्टे में जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेन लैंड का, सिर्फ जमीन का ही स्टे आपका इंक्लूड किया जाएगा, पानी में भी अगर आप हो और विद इन 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर तक के डिस्टेंस में हो तो वो वाला पीरियड भी आपका इंडिया के स्टे में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं कि पहली कंडीशन हमने देख ली, तो या तो ये हो जाए कि भाई ये दोनों कंडीशंस में ना और है, तो और का क्या मतलब हुआ कि भाई या तो आप रेजिडेंट बन सकते हो अगर आप अपने प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहे हो इंडिया में, ठीक है, या फिर आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहे हो, ठीक है, एंड ये एंड है, ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में और है और इस कंडीशन में एंड है। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहे हो एंड इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग 4 years आप 365 डेज और मोर रहे हो, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम बस समझ रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई यहाँ पहली कंडीशन में हमने बोला कि भाई आप पिछले साल, मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2025-26 की, तो प्रीवियस ईयर 25-26 में हम पहली कंडीशन में बोलते हैं कि आप 25-26 साल में 182 डेज और मोर रहे हो इंडिया में, ठीक है। इंडिया में आपका स्टे जो है वो प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर की बात हो रही है उसी प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज और मोर रहे हो। दूसरी कंडीशन में हम बोलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में तो आप, चलो ठीक है, आप 182 डेज नहीं रहे तो बट एटलीस्ट आप 60 डेज और मोर रहे हो, कम से कम 60 दिन तो आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहे हो, ये भी स्टे इन इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। पिछले साल तो आप 60 दिन या उससे ज्यादा रहे हो और इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीसीडिंग ईयर्स, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रीवियस ईयर 2024-25, 2023-24, 2022-23 और 2021-22, प्रीसीडिंग 4 years, मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 साल, मतलब पिछले 4 साल आप कम से कम 365 डेज और मोर इंडिया में रहे हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब कि देखो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि आप या तो 182 डेज रहे हो इंडिया में, ठीक है, आप कम से कम 182 डेज रहे हो इंडिया में तो हम मान लेंगे कि आप रेजिडेंट हो। मान लो कि 182 डेज आप नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो यार मैं 182 डेज तो नहीं, मैं तो बस 100 डेज ही रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि हम बोलेंगे ठीक है आप दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, ये पहली कंडीशन है आपने ये सेटिस्फाइड नहीं की, कोई बात नहीं, आप दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं, हो सकता है दूसरे तरीके से आप रेजिडेंट बन जाओ। तो दूसरे तरीके से क्या होगा कि भाई सेकेंड कंडीशन में हमने देखा आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहे हो,
मतलब जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उस साल तो आप कम से कम 60 रहे हो इंडिया में, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स मतलब इस साल से पिछले 4 साल, जिस साल की हम बात कर रहे हैं उससे पिछले 4 साल, हम ये देखेंगे कि आप कम से कम 365 डेज रहे हो टोटल स्टे। इसमें पर डे पर ईयर की बात नहीं हो रही है, आपका टोटल स्टे 4 सालों में इंडिया में कम से कम 365 डेज का था या नहीं था। अगर था मतलब ये दोनों कंडीशन, ये भी एंड ये भी, मतलब पिछले साल की कंडीशन भी और उससे पिछले 4 साल वाली कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाती है, तो भी हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है, समझ आया कि मतलब सेकंड कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि भाई प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर रहे हो, एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स मतलब कि ये 25-26 छोड़ के इससे पिछले 4 साल, पिछले 4 साल मतलब 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, ये पिछले 4 साल का टोटल स्टे आपका देखा जाएगा। अगर ये 365 डेज या उससे ज्यादा आता है तो हम आपको, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, 60 डेज की भी और 365 डेज की भी, तो हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है, तो अब रेजिडेंट की बेसिक हमने दो कंडीशन देख ली। पहली कंडीशन हमने देखी कि या तो आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहे हो। सेकंड कंडीशन मतलब अगर ये नहीं है, 182 डेज वाली कंडीशन नहीं फुलफिल हो पा रही है आपकी, तो कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। ये और हो गया, या तो आप पहली कंडीशन में फॉल कर जाओगे या आप दूसरी कंडीशन में फॉल कर जाओगे, दोनों में से किसी में भी फॉल कर जाओ आप रेजिडेंट बन जाओगे हमारे। ठीक है, तो पहली कंडीशन कि आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहे हो। सेकंड कंडीशन कि आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहे हो, 60 डेज या उससे ज्यादा रहे हो, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। इसको IPPY करके आप याद रख सकते हो कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स कितने, 4 साल। इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स पिछले 4 साल आप 365 डेज या उससे ज्यादा रहे हो, तो इन दोनों कंडीशन को मिला के फिर हम बोल देंगे कि ठीक है भाई आप हमारे रेजिडेंट हो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा दो तरीके के रेजिडेंट्स होते हैं, दो तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस हमने देखे। हमने देखा, एक देखा हमने रेजिडेंट और हमने एक देखा नॉन रेजिडेंट। अभी तक हमें यही समझ आया कि भाई या तो आप इंडिया के रेजिडेंट बनोगे या आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट बनोगे। ठीक है, और रेजिडेंट की हमने दो बेसिक कंडीशंस देख ली कि भाई या तो आपका स्टे 182 डेज और मोर इंडिया में है, तब तो आप रेजिडेंट कहलाओगे, या फिर आपका प्रीवियस ईयर का स्टे तो 60 डेज और मोर था, एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स आपका जो स्टे था दैट इज 365 डेज और मोर। ठीक है, ये इंडिया के स्टे की बात हो रही है। तो ये दोनों बेसिक कंडीशंस हमने देखी। ठीक है, ये बेसिक कंडीशंस है, इनको बेसिक कंडीशंस बोला जाता है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमने बोला आप रेजिडेंट हो, ये नहीं हुई तो आप नॉन रेजिडेंट हो। बट इतना आसान नहीं है ये, हमने बस ये बोला कि भाई, हमने सिर्फ ये बोला अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप रेजिडेंट हो। बट एक टर्म और आती है इसमें विच इज रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो फ्लो क्या बनता है कि भाई अगर आप रेजिडेंट हो, आपका एक बार इसमें जवाब आ जाता है कि भाई आपका या तो ये या ये लग के आपका रेजिडेंसी का आंसर आ जाता है यस, कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो। तो एक कंडीशन और एक पॉइंट हमें और देखना पड़ता है कि भाई क्या आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या फिर आप रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, पहले तो ये टर्म समझते हैं फिर ये फ्लो समझेंगे। ठीक है, तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट का क्या मतलब होता है कि भाई कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो कि लेट्स से इंडिया के बाहर बहुत टाइम तक रहे हैं, ठीक है, और अब वो इंडिया में आ रहे हैं, तो शुरू के 1-2 साल के लिए ना सरकार बोलती है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज से आपने इंडिया में पूरे टाइम रहना शुरू कर दिया तो हम आज से हम आपकी पूरी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगा देंगे। कुछ आपको ना टाइम पीरियड मिलता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि पूरी तरीके से रेजिडेंट अभी नहीं बने हैं, मतलब कि ये बीच के टाइप के लोग हो गए कि भाई ना पूरे तरीके से रेजिडेंट हो ना पूरे तरीके से नॉन रेजिडेंट हो। तो आपकी कुछ ग्लोबल इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे, कुछ इंडियन इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे, आपकी सारी फॉरेन इनकम पे हम टैक्स नहीं लगाते। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, पूरे रेजिडेंट आप बन गए, अगर आप पूरे रेजिडेंट बन गए तो आपकी पूरी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लग जाएगा। पूरे नॉन रेजिडेंट बन गए तो सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा। बट कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कि जिन्होंने जो जैसे इस तरीके से एग्जांपल समझो कि भाई जो बाहर बहुत टाइम तक रह रहे थे, कि बहुत टाइम से 15-20 साल से बाहर रह रहे थे और अभी रिसेंटली आप इंडिया में शिफ्ट हुए हो, ठीक है, आपको भी 1 या 2 साल ही हुए इंडिया में शिफ्ट हुए और आपकी रेजिडेंसी की कंडीशंस मीट हो जाती हैं। तो आप सोचो कि मतलब रेजिडेंसी की कंडीशन मीट करना कितना आसान है। आप सोचो कोई बंदा 15-20 साल से बाहर रह रहा था और वो आज इंडिया में आके सेटल हुआ, ठीक है, इस साल ही उसने इंडिया में रहना शुरू करा और इस साल ही उसका पूरे साल अगर वो लेट्स से इंडिया में रहा तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया, जिस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया। तो आप सोचो एकदम से जिस साल वो इंडिया में रेजिडेंट बना उसकी पूरी ग्लोबल इनकम
मतलब उसकी जैसे वो दुबई में रहती है, जैसे वो सिंगापुर में रहता था पिछले 25-30 साल से, और आज वो रेजिडेंट बना, तो उसकी पूरी की पूरी ग्लोबल इनकम पे आज ही टैक्स लग जाएगा। इसी साल, मतलब प्रीवियस ईयर 25 साल वो इंडिया में आके रहने लगा, उसी साल उसका पूरा ग्लोबल इनकम पे जो भारत सरकार पूरा टैक्स लगा देगी। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अभी धीरे धीरे करके इंडिया में सेटल होना शुरू कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोलेंगे। तो इनके कुछ इनकम पे टैक्स लगाएंगे, इनकी पूरी ग्लोबल इनकम पे हम टैक्स नहीं लगाते, ठीक है। तो इनकी जो स्कोप ऑफ इनकम रहेगी ना, वो कुछ बीच की रहेगी, ना पूरी रेजिडेंट की रहेगी, ना पूरी नॉन रेजिडेंट की रहेगी। तो इनकी हम पूरी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम पूरी इनकी ग्लोबल इनकम पे आज ही टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो इनकी कुछ कुछ, मतलब इनकी पूरी, मतलब इनको ना पूरा तरीके से रेजिडेंट समझा जाएगा, ना इनको पूरी तरीके से नॉन रेजिडेंट समझा जाएगा। इनका स्कोप ऑफ इनकम जो होगा ना, वो कुछ कुछ बीच का रहेगा। कुछ कुछ हम रेजिडेंसी से इनकम इनका स्कोप ले लेंगे, कुछ हम इनका नॉन रेजिडेंसी से स्कोप ले लेंगे, पर इनकी जो स्कोप ऑफ इनकम होगी वो हम अलग से डिफाइन करके बताएंगे, ठीक है। वो हम सेक्शन 5 में देखेंगे कि भाई इनकी किन किन इनकम पे टैक्स लगता है। इनकी बेसिकली क्या है, इनकी इंडियन इनकम पे तो पूरा टैक्स लगेगा ही लगेगा, पर फॉरेन इनकम जो होगी ना, जो लेट्स से इनकी अभी जैसे मान लो ये 25-30 साल से सिंगापुर में रहे हैं, तो इनकी पूरी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं लग जाएगा, कुछ कुछ इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो स्कोप ऑफ इनकम हम सेक्शन 5 में देखेंगे कि किस किस इनकम पे इनका टैक्स लग रहा है। अभी बस हम ये देखते हैं कि हमारे पास 3 तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस आ गए। अब एक हो गए प्रॉपर रेजिडेंट, ठीक है, और एक हो गए RNOR, इसको हम ROR बोल देते हैं, ठीक है। एक हो गए प्रॉपर रेजिडेंट, एक हो गए प्रॉपर नॉन रेजिडेंट, जो कि बिल्कुल ही बाहर के लोग हैं। हमने बोला वो, जैसे हमने शुरू में ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लिया था, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया वाला जो बंदा था, उसको हमने बोला कि वो बिल्कुल ही नॉन रेजिडेंट, इंडिया से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं इनका। ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का क्या मतलब हुआ, ये है, देखो ये है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो इन नाम से भी आपको समझ आ रहा है कि भाई इंडिया के रेजिडेंट तो हैं, बट हमेशा से इंडिया में नहीं रहते आ रहे हैं, मतलब ऑर्डिनरली ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं है ये। मतलब ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो अभी 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 रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, या जिनको लेट्स से डीम्ड रेजिडेंट है, कुछ एक टर्म आती है डीम्ड रेजिडेंसी की, कि भाई सरकार मान लेती है इनको रेजिडेंट। तो ऐसे लोगों को भी RNOR की डेफिनेशन में रखा जाता है कि भाई ये लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा से हमारे रेजिडेंट नहीं रहे हैं, या तो ये अभी अभी बने हैं, या इनको हम बोल के, या इनको हम डीम्ड मानते हैं कि भाई मान लिया इनको रेजिडेंट है, तो इनको हम RNOR का स्टेटस देते हैं। RNOR के स्टेटस का फायदा क्या होता है कि भाई इनकी कुछ फॉरेन इनकम पे टैक्स लगता है, सारी फॉरेन इनकम पे इनके टैक्स नहीं लगेगा। जैसे रेजिडेंट पे तो हम बोलते हैं भाई पूरी ग्लोबल इनकम पे इनका टैक्स लगेगा, पूरी हर आपकी जितनी भी दुनिया भर की इनकम है। रेजिडेंट के केस में क्या होता है, सारी आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लग जाता है। बट RNOR के केस में बोलते हैं कि भाई कुछ इनकम पे टैक्स लगेगा, सब पे नहीं लगेगा। मतलब इनका बीच का स्टेटस हुआ, ना प्रॉपर रेजिडेंट बने ना प्रॉपर नॉन रेजिडेंट बने, ठीक है। तो हमारा अब हमने देखा कि हमारे पास 3 तरीके के लोग हो गए, 3 तरीके की रेजिडेंशियल स्टेटस हो गए। एक हो गया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एक हो गया रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एक हो गया नॉन रेजिडेंट। अब हम कंडीशंस किस तरीके से चेक करेंगे, कंडीशंस किस तरीके से चेक करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, कंडीशन से पहले, ये जो हमारे 3 स्टेटस हुए ना, ये हमारे सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए हुए, सिर्फ लोगों के लिए है ये। मतलब अगर बाकी हमने जितने भी पर्सन देखे, कंपनी देखा, फर्म देखा, LLP देखा, उन सब के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, या तो आप रेजिडेंट हो या आप नॉन रेजिडेंट हो। ये सिर्फ लोगों के लिए है। जैसे कि आपने देखा, ये उन लोगों के लिए है। मेजरली जो इनिशियली जो कॉन्सेप्ट लाया गया था RNOR का, वॉज कि उन लोगों के लिए जो कि बाहर से इंडिया में आके अब सेटल हुए हैं, तो एकदम से पहले साल में ही हम इनकी पूरी इनकम पे टैक्स नहीं लगाना चाह रहे थे, इनको थोड़ा सेटल डाउन होने का टाइम देना चाह रहे थे। तो इसीलिए ये टर्म लाई गई थी कि भाई आप रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, आप पूरे तरीके से हमारे अभी रेजिडेंट बने नहीं हो, आप बन रहे हो हमारे धीरे धीरे करके रेजिडेंट। तो ऐसे ये मेजरली जो लाया गया, ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए। तो रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हुए हमें ध्यान रखना है कि जब आप इंडिविजुअल और HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो, तो ही ये 3 टर्म्स का आप यूज करोगे। इसके अलावा जितने भी हैं, कंपनी हो गया या बाकी जितने भी AOP BOI फर्म वगैरह हैं, उन सबके लिए सिर्फ 2 ही टर्म्स है, या तो आप रेजिडेंट होगे या आप नॉन रेजिडेंट होगे, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं कि हमें समझना किस तरीके से, आप क्या फ्लो क्या रहेगा आपका पढ़ने का। दैट वुड बी, सबसे पहले आप देखोगे कि कोई भी इंसान, जैसे मिस्टर A का अगर आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, आप किसी भी इंसान का इवैल्यूएशन कर रहे हो कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो आपका फ्लो क्या रहेगा। दैट वुड बी कि लेट्स से मिस्टर A है, मिस्टर A का आप पहले चेक करोगे रेजिडेंट, आप रेजिडेंट हो कि नहीं हो।
रेजिडेंट हो कि नहीं हो किस तरीके से चेक करोगे आप? दो कंडीशन है आपके पास, एक तो 182 डेज वाली कंडीशन है, या तो ये फुलफिल हो जाएगी तो आप रेजिडेंट हो जाओगे, या फिर आपके पास प्रीवियस ईयर 60 डेज एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में आप 365 डेज, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब देखो रेजिडेंट के लिए या तो ये होगी या ये होगी, तो दोनों में से आपके पास जवाब क्या आएगा? या तो यस आएगा या नो आएगा। क्या फ्लो बनेगा? या तो आप 182 डेज में फॉल कर गए, मतलब आपका स्टे लेट से 200 दिन का था इंडिया में, तो आपने बोला हाँ मैं रेजिडेंट हूँ, ठीक है। या फिर आपका स्टे था इंडिया में लेट से 59 डेज का, तो क्या आप रेजिडेंट बने? नहीं, आपने सीधा सीधा बोल दिया मैं रेजिडेंट ही नहीं हूँ। अगर आप रेजिडेंट नहीं हो तो आप सीधे सीधे नॉन रेजिडेंट हो गए, ठीक है। और यही आपने बोला मेरा स्टे था इंडिया में 61 डेज का, और मेरा इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में स्टे था 700 डेज का, टोटल 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो भी आप रेजिडेंट बन गए, ठीक है। इसको चलो और एग्जाम्पल के साथ समझते, थोड़ा ये क्लैरिटी आ जाए, फिर इसके फ्लो पे जाते हैं, ठीक है। थोड़े से और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ताकि जस्ट क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसलिए आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि सबको समझ आ जाए, ठीक है। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि मिस्टर ए का प्रीवियस ईयर में जो स्टे था, ये पहला केस है, प्रीवियस ईयर में जो इनका स्टे था वो 189 डेज का था, ठीक है। तो आप ये बताओ मुझे कि या ये रेजिडेंट बने या ये रेजिडेंट नहीं बने? तो ये हम बोलेंगे रेजिडेंट बन गए क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरे केस में तो सेकंड कंडीशन पे हम गए नहीं, दूसरे केस में हमने बोला मेरा 100 डेज का स्टे था, ठीक है, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में जो 4 प्रीवियस ईयर्स में जो स्टे था आपका वो था मेरा 200 डेज का, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ इस केस में आप रेजिडेंट बने या नहीं बने? तो आपने इस केस में हमने देखा प्रीवियस ईयर 100 डेज है, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन में तो आप फॉल करे नहीं क्योंकि 182 डेज होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में आप फॉल करे, 60 डेज की कंडीशन फुलफिल हो गई, बट क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई? सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। सेकंड कंडीशन में हमें दोनों चीजें फुलफिल करानी होती है। प्रीवियस ईयर 60 डेज होना चाहिए विच इज ओके, बट 4 ईयर्स में आपका स्टे एटलीस्ट 365 डेज होना चाहिए, तो आप रेजिडेंट नहीं बने, ठीक है। थर्ड केस में हमने देखा मेरा 61 डेज का तो प्रीवियस ईयर का स्टे था, और उससे पिछले 4 साल का मेरा स्टे था 700 डेज का, तो क्या आप रेजिडेंट बने? यस, आप रेजिडेंट बन गए क्योंकि 60 डेज भी फुलफिल हो गया और आप 365 डेज से ज्यादा ही रहे हो पिछले 4 सालों में, तो आप रेजिडेंट बन गए। चौथा केस एक देखते हैं कि मान लो प्रीवियस ईयर में मैं 200 डेज इंडिया में रही, ठीक है, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में मैं 100 डेज ही रही, तो क्या ये रेजिडेंट बनेगा? तो सबसे पहले आप देखो कि पहली कंडीशन आप देखो, क्या पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है? पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यही रेजिडेंट बन जाएगा। इसमें आपको सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड कंडीशन पे आप क्यों जाओगे? क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर 60 डेज है, ठीक है, इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 365 डेज होना चाहिए, बट आपका 100 डेज ही, तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से तो आप नहीं बन रहे हो, बट पहली कंडीशन के हिसाब से तो बन रहे हो ना। प्रीवियस ईयर तो आपका 182 डेज से ज्यादा है, तो आप रेजिडेंट बन गए हो, ठीक है। तो ये 4 केसेस आप देख लोगे एक बार, अगर आप नोट डाउन भी करना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके ये 4 केसेस नोट डाउन कर सकते हो ताकि बेसिक कंडीशंस आपके दिमाग में बैठ जाए। अब ये आपने देख लिया कि रेजिडेंट आप रेजिडेंट बने या रेजिडेंट नहीं बने। तो जैसे ही हमारा आंसर आया, ये हमने देखा, हमें अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि रेजिडेंट बने या रेजिडेंट नहीं बने बेसिक कंडीशंस के हिसाब से। तो आप रेजिडेंट, अगर आपका आंसर आ जाता है नो कि आप रेजिडेंट नहीं बने, ठीक है, इस केस में जैसे मैंने बोला कि मैं रेजिडेंट नहीं बनी, तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगी कि ठीक है मैं रेजिडेंट नहीं बनी तो मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। अगर आंसर आता है यस, जैसे कि ये 3 केसेस में मेरे पास आंसर आया यस कि मैं रेजिडेंट हूँ, तो मैं चेक करूंगी कि क्या मैं ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हूँ या मैं रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हूँ। क्या मतलब कि मैं हमेशा से इंडिया में रहती आ रही हूँ, या फिर मैं अभी ऐसे केस में फॉल करती हूँ जो कि मैं अभी धीरे धीरे करके रेजिडेंट बनना शुरू करा है मैंने, ठीक है। तो क्या मैं ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हूँ या मैं नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हूँ। तो ये चेक करने के लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस देखी जाती हैं, ठीक है। ये देखने के लिए कुछ हमें एडिशनल कंडीशंस देखनी होती हैं कि भाई आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो या फिर आप रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हमने भी क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने बेसिक्स पढ़े हैं अभी, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हम देखते हैं, सेक्शन 6 में हमारा क्या है, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी असेसी डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। हमने देखा कि भाई किसी भी इनकम का स्कोप जो होगा, मतलब टैक्स कितना लगेगा
वो डिटरमिन होगा कि आपकी कितनी इनकम पे टैक्स लग रहा है, और वो इनकम आपकी कैसे डिटरमिन की जाएगी, रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कितना टैक्स आप पे लग रहा है, दैट विल बी डिटरमिन्ड बेसिस योर रेजिडेंशियल स्टेटस। नाउ फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स पेयर्स मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ जो होते हैं उनको हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। वो कौन कौन से हो गए, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब हमेशा से नहीं है, ये अभी अभी रिसेंटली बने हैं या तो, ठीक है, मतलब ये बेसिकली ये वाली वो केस हो गए जो ये ना पूरी तरीके से रेजिडेंट है ना ये पूरी तरीके से नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, ये बीच में कहीं पे है, अभी धीरे धीरे ये रेजिडेंट बन रहे हैं, या तो इस तरीके से समझ लो, ठीक है। तीसरे हमारे हो गए नॉन रेजिडेंट। फिर इसके अलावा जितने लोग हुए जो अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, दे आर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा सिर्फ 2 ही कैटेगरीज है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की, ठीक है। नाउ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी मस्ट बी असर्टेन्ड ईच प्रीवियस ईयर, हर साल आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट हो या आप नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। अब बेसिक कंडीशंस पे आ जाते हैं। An individual is said to be resident in India in any previous year, किसी भी previous year में आप resident तब कहलाए जाओगे अगर आप if you satisfy any one of the following condition। दो कौन सी कंडीशन हो सकती है, if the assessee has been in India during the previous year for a total period of 182 days or more। हमने देखा previous year में जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस previous year में if you've been in India for a period of 182 days or more तो आपको resident समझ लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हो तो ये पहली कंडीशन है कि अगर ऐसा है आपका इंडिया का स्टे का जो टोटल नंबर ऑफ डेज है वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है तो आप रेजिडेंट मान लिए जाओगे। दूसरा इफ ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 साल, जो हमारा प्रीवियस ईयर लेट्स से 25-26 है तो इससे पिछले 4 साल मतलब 24-25 और 23-24 एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पिछले 4 साल फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर, ठीक है, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में आपका जो इंडिया का स्टे है वो टोटल 365 डेज और मोर रहना चाहिए। एंड देयर इज एन एंड, ठीक है, एंड ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज, मतलब 60 एटलीस्ट 60 डेज का क्या मतलब वो 60 डेज या उससे ज्यादा, तो यही हो गया 365 डेज और मोर या एंड 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं इस प्रीवियस ईयर में आप एटलीस्ट 60 डेज तो इंडिया में रहे हो और इससे पिछले 4 साल कम से कम 365 डेज रहे हो, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल satisfies any one of the conditions mentioned above, he is a resident, ठीक है। अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो आप रेजिडेंट हो। इफ बोथ द अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, दोनों में से कहीं पे भी आप फॉल नहीं करते हो तो आप नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, इन दोनों में से कोई भी एक फॉल कर जाते हो तो आप रेजिडेंट हो, दोनों में से कोई भी फॉल नहीं करते हो, ना आप इधर आ रहे हो ना आप इधर आ रहे हो, तो भाई सरकार हाथ जोड़ देती है, बोल देती है ठीक है भैया आप नॉन रेजिडेंट हो, आपकी सिर्फ इंडियन इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, The term stay in India includes stay in the territorial waters of India, ठीक है। हमने देखा कि भाई जो भारत का जो ये मेन कोस्ट लैंड है, जो मेन लैंड है ये, इससे जो यहाँ पानी का जो एरिया है, वाटर का जो एरिया है, ये 12 nautical miles into the sea from the Indian coastline, मतलब ये जो सी का एरिया है ये 12 nautical miles का जो एरिया है इंडियन कोस्ट लैंड से, इस लैंड से 12 nautical miles का जो सी का एरिया, पानी का जो एरिया है वो भी हम इंडिया में इंक्लूड करते हैं और उसको हम स्टे में इंक्लूड करेंगे। मतलब मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि वो 100 डेज तो यहाँ ये मेन लैंड पे रहा है, पानी में जमीन पे रहा है, और ये 100 डेज पानी में रहा है, पानी में भी कौन सा ये 12 nautical miles के अंदर अंदर के एरिया में रहा है, तो हम इसको टोटल स्टे इन इंडिया कितना मानेंगे 200 डेज, ठीक है। तो इसमें ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा कि भाई ये रेजिडेंट बन जाएगा। तो The stay in India includes stay in the territorial waters of India, that is 12 nautical miles into the sea from Indian coastline. Even the stay in a ship or a boat moored into the territorial waters of India would be sufficient to make the individual resident in India, ठीक है। हमने देखा कि भाई अगर वो पानी में बोट पे भी रह रहे हैं या फिर शिप में भी रह रहे हैं तो भी वो, और वो 12 nautical miles के अंदर अंदर ही है, तो उसको इंडिया के स्टे में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यूअस और एक्टिव, जरूरी नहीं है कि आपका जो पीरियड ऑफ स्टे है वो कंटिन्यूअस हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप सिंगापुर आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, कोई बात नहीं, जितनी बार आना जाना कर लो, हम सिर्फ इंडिया का स्टे इंक्लूड देंगे, इंडिया में आप कितने दिन रहे हो हम सिर्फ वो देखेंगे, ठीक है। नॉर इज इट एसेंशियल दैट द स्टे शुड बी एट द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। हमने देखा कि भाई
जो इंडिविजुअल है, जो हमारा असेसी है, वो कहीं पे भी रहे, वो किसी भी काम में करे, कोई काम करे चाहे ना करे, इंडिया में आके सिर्फ आराम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, कहीं पे भी रहे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितनी भी बार इंडिया में आए जाए हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मतलब है स्टे से, इंडिया में कितने दिन आप रहे हो, हमें बस इस चीज से मतलब है, ठीक है। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, both the date of departure as well as the date of arrival are considered to be in India, ठीक है। डेट ऑफ डिपार्चर हमने देखा, आने की भी डेट और जाने की भी डेट, उसको हम इंडिया के स्टे में ही मानेंगे, चाहे वो कितने भी बजे की आपकी फ्लाइट हो, कितने भी बजे का कुछ भी हो, जिस दिन आप गए, जिस दिन आप आए, उसको इंडिया का ही माना जाएगा। Then the residence of an individual for income tax purposes has nothing to do with citizenship, प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल भी एक इंटरनेशनल टैक्स की टर्म है। इज दिस जनरली मीन्स कि आपका जनरली आप कहाँ रहते हो, इसको भी आप रेजिडेंस की ये समझो कि जब आप नहीं डिटर्मिन कर पाते हो कि आप कहाँ रह रहे होते हैं, आपका रेजिडेंस नहीं डिटर्मिन किया जा रहा होता है, तो एक हम टर्म डोमिसाइल यूज करते हैं, जिससे हम डिटर्मिन करते हैं कि भाई आपका बिजनेस कहाँ पे है, आपके रूट्स कहाँ पर है, फैमिली कहाँ पे रहती है, तो उस तरीके से आपका रेजिडेंसी डिटर्मिन किया जाता है। नॉट वेरी रेलिवेंट एट इंटर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि रेजिडेंसी जो है इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से, सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, आप कहाँ पे पैदा हुए हो, इंडियन ओरिजिन के हो या नहीं हो, कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमने सिर्फ टर्म समझी थी, सिटीजनशिप हमने समझा था, प्लेस ऑफ बर्थ, डोमिसाइल या ये प्लेस ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सब हमने समझा था कि ये होता क्या है, बट रेजिडेंसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। रेजिडेंसी विल बी डिटर्मिन्ड बेसिस द नंबर ऑफ डेज, जो हमारी बेसिक कंडीशंस हैं या जो हमारी एडिशनल कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे ही हमारा डिटरमिन किया जाता है कि रेजिडेंट आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप इंडिया के सिटीजन हो बट आप रहे दुबई में रहे हो, ठीक है, आप 4-5 साल से दुबई में रह रहे हो, तो ऑब्वियसली आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट बन गए। तो रेजिडेंसी इज एन इनकम टैक्स टर्म, इसका कोई लेना देना नहीं है सिटीजनशिप से या किसी भी और चीज से। एन इंडिविजुअल कैन देयरफॉर बी रेजिडेंट इन मोर कंट्रीज फॉर टैक्स पर्पसेस देन वन, इवन दो ही कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल। मतलब क्या हुआ कि भाई अब जैसे इंडिया का हमने देखा 182 डेज की कंडीशन है, ठीक है, हमने बोला 182 डेज की इंडिया की कंडीशन है। अब लेट्स से कोई दूसरी कंट्री है, लेट्स से दुबई है, दुबई बोलती है, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मैंने पढ़ा नहीं है दुबई का लॉ, बट लेट्स से वो बोलती है 100 डेज आप दुबई में रहोगे अगर, तो हम दुबई के रेजिडेंट कहलाओगे आप, ठीक है। तो अब सोचो अगर मान लो कोई इंसान इंडिया में 182 डेज रह रहा है और दुबई में 100 डेज रह रहा है, तो दुबई के लॉस के हिसाब से वो दुबई का रेजिडेंट बन गया, इंडिया के लॉस के हिसाब से वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप दो जगह के रेजिडेंट बन सकते हो। टैक्स कैसे लगेगा ऐसे केसेस में, ये अभी हमारा डोमेन नहीं है जानने का, ये हम इंटरनेशनल टैक्स जब पढ़ेंगे फाइनल में तब हम देखेंगे कि ऐसे केसेस को कैसे डील किया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल हमें बस ये समझना है कि आप रेजिडेंट कैसे बनते हो, आप इंडिया के रेजिडेंट कैसे बनते हो, हमारा सिर्फ इतना डोमेन है अभी समझने का। हैविंग सेड दैट, यस ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 2 या 3 कंट्री के रेजिडेंट बन सकते हो, क्योंकि सबके लॉज अलग अलग होते हैं, सबके लॉज में 182 डेज नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे केसेस में अभी फिलहाल हमें ये देखना है कि आप इंडिया के रेजिडेंट कैसे बनते हो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नाउ मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन, कनाडा का सिटीजन है वो, ठीक है। अब हमने देखा हमें सिटीजनशिप से फिलहाल अभी तक कोई लेना देना नहीं है। अब मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है। वो इंडिया में पहली बार आए 21-22 में, हमेशा से वो कनाडा में रहते थे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, he was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days and 70 days respectively. Determine his residential status. अब रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर AY 26-27, AY 26-27 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर 25-26 में, ठीक है। तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है। हम सबसे पहले बेसिक कंडीशन पे आ जाएंगे। बेसिक कंडीशन कैसे देखेंगे भाई, हम बेसिक कंडीशन पे सबसे पहली कंडीशन हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्या वो 182 डेज और मोर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, प्रीवियस ईयर है 25-26, 25-26 में कितने दिन रहे हैं वो, 25-26 में वो 70 डेज रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में क्या 182 डेज और मोर रहे हैं, द आंसर इज नो। फिर हम सेकंड कंडीशन पे चले जाते हैं। तो सेकंड कंडीशन में गए तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या बोला कि भाई प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहना चाहिए, 60 डेज और मोर रहना चाहिए आप इंडिया में। तो क्या आप 60 डेज रहे प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में हमारा स्टे था 70 डेज का, तो द आंसर इज यस, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े कि चलो ठीक है ये है, तो एक दूसरी कंडीशन भी है इसके साथ। दूसरी कंडीशन क्या है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में आप
365 डेज और मोर रहे हो क्या, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स कितने हो गए हमारे, मतलब 24 25 23 24 22 23 और 21 22, ठीक है, पिछले 4 साल, प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल, ये 4 साल हो गए, तो इसका टोटल स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा है, तो टोटल इसको काउंट कर लो कि मतलब 55 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 150 डेज, तो इसका काउंट करके टोटल आ जाता है आपका 355 डेज, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हुई? द आंसर इज नो, क्योंकि टोटल हमारे जो नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं वो 355 ही आ रहे हैं। तो जब 355 डेज ही हैं तो दैट मीन्स आपकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। सेकंड कंडीशन में दोनों चीजें फुलफिल होनी थी ना, 60 डेज भी फुलफिल होने थे और 365 डेज भी फुलफिल होने थे, बट ये फुलफिल नहीं हुआ, सिर्फ एक ही चीज फुलफिल हुई। तो सेकंड कंडीशन भी मेरी फुलफिल नहीं हुई, पहली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। तो हमने देखा कि अगर आपकी बेसिक कंडीशन में ही दोनों कंडीशन में से एक भी चीज फुलफिल नहीं होती है तो इसका मतलब आप इंडिया के हिसाब से अभी नॉन रेजिडेंट हो, आप रेजिडेंट नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। During the previous year, Mr. B was in India for 70 days and during the 4 years preceding the previous year, he was in India for 355 days. ठीक है, thus he does not satisfy the basic condition under section 6(1), therefore he is a non-resident for previous year 25-26। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई अगर आप एक बार आप रेजिडेंट बन जाते हो, रेजिडेंट बनने के लिए आपको क्या दो बेसिक कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। दो बेसिक कंडीशंस हमने देख लिया कि भाई प्रीवियस ईयर आप 182 डेज इंडिया में रहे हो, तो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो तो आप रेजिडेंट बन सकते हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में रहे हो और उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल आप एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रहे हो। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। ये हमारी बेसिक कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब जैसे हमने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ली, आप रेजिडेंट बन गए, ठीक है, आप रेजिडेंट बन गए, तब आपको चेक करना है कि क्या आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो या फिर आप रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, मतलब आप हमेशा से इंडिया में नहीं रहते आए हो। रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का सिंपल से अगर हिंदी में मतलब समझना हो तो क्या हुआ कि भाई आप जैसे कि आप हमेशा से रेजिडेंट नहीं थे हमारे, आप अभी रेजिडेंट बने हो, तो इसलिए सरकार एकदम से आपकी सारी इनकम पे टैक्स नहीं लगाना चाहती है, धीरे धीरे करके लगाएगी, ठीक है। तो हमेशा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब आप हमेशा से रेजिडेंट नहीं रहे हो, आप ऐसा नहीं है कि बहुत पिछले 9-10 सालों से 7-8 सालों से आप यहीं रह रहे हो, ऐसा नहीं है। आप ऐसा हो सकता है कि आप अभी रिसेंटली बाहर की कंट्री से इंडिया में शिफ्ट हुए हो, आप अभी नए नए शिफ्ट हुए हो इंडिया में और अभी आपने रहना शुरू किया, आप नए नए रेजिडेंट बने हो बेसिकली, ठीक है, मोटा मोटा यही है। अब हम देखेंगे कि भाई जैसे ही आप रेजिडेंट बन गए तब आप ROR और RNOR कैसे बनोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ एडिशनल कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। तो एडिशनल कंडीशंस क्या हो जाती हैं? एडिशनल कंडीशंस हमारी इस तरीके से हो सकती है कि भाई एडिशनल कंडीशंस जो है, अभी हम दो एडिशनल कंडीशंस कर रहे हैं, ठीक है। पहला तो आप RNOR कब बनोगे? आप RNOR बनोगे अगर आपका इफ यू हैव बीन अ नॉन रेजिडेंट in 9 out of 10 previous years. In 9 out of 10 previous years immediately preceding the previous year, तो इसको हम सिंपल IPPY ही लिख देते हैं, immediately preceding previous years, ठीक है। तो if you have been a non-resident in 9 out of 10 previous years, immediately preceding the previous years, या तो तब या फिर आप RNOR बनोगे अगर if you have been in India, if your stay in India is 729 days or less, 729 days or less in 7 years immediately preceding the previous years, ठीक है। तो अब ये क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि भाई एडिशनल कंडीशन देखने के लिए आप प्रीवियस ईयर नहीं देख रहे हो, प्रीवियस ईयर से पहले का देख रहे हो आप, क्योंकि हमने बोला कि भाई RNOR वो वाले लोग हैं जो कि अभी नए नए रेजिडेंट बने, तो रेजिडेंसी के लिए तो हम प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, बट जब हमें RNOR या ROR देखना है कि आप हमेशा से हमारे रेजिडेंट रहे हो या नहीं रहे हो, आप नए नए रेजिडेंट बने हो, तो उसके लिए आप क्या देखोगे? उसके लिए आप देखोगे कि भाई प्रीवियस ईयर से पिछले साल, मतलब या तो 7 इयर्स या फिर 10 इयर्स की कंडीशन आप पे लग जाती है कि भाई आप या तो पिछले 7 इयर्स, मतलब 7 इयर्स में 7 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के इससे पुराने जो 7 साल हैं उसमें अगर आप 729 डेज या उससे कम रहे हो तो आप RNOR बन जाओगे। और अगर आप 10 सालों में, अगर ये 10 साल का पीरियड है तो इसमें आप नॉन रेजिडेंट रहे हो, ठीक है। अगर आप नॉन रेजिडेंट रहे हो इन 9 out of 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स
तो आप RNOR बन जाओगे। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है एडिशनल कंडीशंस। इन पे भी हम 4 क्वेश्चंस करेंगे तो ये कंडीशंस भी हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने देखा कि भाई अगर हम रेजिडेंट बन जाते हैं, रेजिडेंट बनने के लिए हमें 2 बेसिक कंडीशंस की जरूरत होती है। इन 2 बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक फुलफिल हो गई तो आप रेजिडेंट बन जाते हो। जैसे ही आप रेजिडेंट बन गए, अगर आप रेजिडेंट नहीं बने तो आप नॉन रेजिडेंट हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप रेजिडेंट बन गए तो क्या होगा, फिर आप एडिशनल कंडीशंस चेक करोगे। ठीक है, आप कुछ एडिशनल कंडीशंस चेक करोगे ये देखने के लिए कि भाई क्या आप ROR हो या आप RNOR हो। ठीक है, और एडिशनल कंडीशंस क्या हुई कि भाई आप इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 previous years, in immediately preceding 7 previous years, अगर आपकी स्टे 729 डेज और लेस रही है, या फिर इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, ये कोई से भी हो सकते हैं, पिछले 10 सालों में से कोई भी 9 साल में अगर आप नॉन रेजिडेंट रहे हो तो या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन कोई सी भी एक सेटिस्फाइड हो जाती है। अगर एक में भी आप यस पे आ जाते हो तो आप RNOR बन जाओगे। ठीक है, नहीं तो फिर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाओगे। ठीक है, और हमने क्या देखा कि भाई रेजिडेंट, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ROR, RNOR और NR, ये तीनों जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए लगती है, और किसी के लिए भी ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल और HUF के लिए लगती है। इसके अलावा जितने भी हमारे पर्सन होते हैं, कंपनी, AOP फर्म, BOI वगैरह जितने भी हैं, उनमें सिर्फ हम नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट ही बनेंगे। ये तो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए जो हम ये तीन कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि भाई कि हमारा जो स्कोप ऑफ इनकम है वो भी अलग अलग हो जाएगा। अगर आप ROR हो तो आपकी स्कोप ऑफ इनकम अलग होगी जिस पे टैक्स लगेगा। अगर आप RNOR हो तो आपकी जो इनकम होगी जिस पे टैक्स लगेगा वो अलग होगी। सिमिलरली अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो भी आपकी स्कोप ऑफ इनकम जो होगी वो अलग होगी। तो हम ये देखा कि भाई रेजिडेंसी हम निकाल क्यों रहे हैं, रेजिडेंसी हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें ये पता चले हमें अपनी कितनी इनकम पे टैक्स लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तक का आई होप क्लियर होगा। ये वाली जो कंडीशंस है ये भी हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी हमारे दिमाग में भी बैठ जाएंगी कि किस तरीके से इसको देखना है। ठीक है, एक अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। Now, Mr. Day residing in US since 1990, ठीक है, visits India for 30 days every year. हर साल वो इंडिया 30 दिन के लिए आते हैं। He came back to India on 1st April 2024 for permanent settlement. वो हमेशा के लिए यहाँ सेटल होने के लिए आ गए, उन्होंने US छोड़ दिया, आप हमेशा के लिए यहाँ आ गए। What will be his residential status for AY 26-27? तो हम बात कर रहे हैं FY 2025-26 की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है। तो हमने देखा कि वो 1 अप्रैल 2024 को वो परमानेंटली यहाँ सेटल होने के लिए आ गए। परमानेंट सेटल हो गए मतलब वो पूरे 365 डेज जो है वो इंडिया में ही है, वो इंडिया में ही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2025-26 की। तो प्रीवियस ईयर 2025-26 में ही प्रीवियस ईयर क्या हुआ 25-26, इसमें हम देखेंगे, पहले रेजिडेंट बनाएंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में उनका जो स्टे है वो 182 डेज और मोर का है या नहीं है। ठीक है, ये थे हमारी, सबसे पहले हम रेजिडेंट बनाने के लिए हम 2 बेसिक कंडीशन देखते हैं। बेसिक कंडीशंस क्या हो गई कि भाई या तो आप प्रीवियस ईयर 182 डेज देखेंगे, प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा थे या नहीं थे, और फिर दूसरा देखेंगे प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज से ज्यादा थे या नहीं थे, एंड प्रीवियस 4 इयर्स में आप 365 डेज से ज्यादा थे या नहीं थे। तो हम तो पहली कंडीशन ही देख लेंगे। पहली कंडीशन में क्या 182 डेज से ज्यादा थे, द आंसर इज यस, क्योंकि वो 1/4/24 को परमानेंटली इंडिया में सेटल होने आ गए। तो आप सोचो 24-25 भी वो पूरे 365 डेज इंडिया में रहे, और 25-26 को भी वो 365 डेज पूरे इंडिया में रहे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये रेजिडेंट तो है, ये रेजिडेंट तो बन गए। अब हम देखेंगे कि भाई ये रेजिडेंट है तो क्या ये ROR है या ये RNOR है। उसके लिए हम क्या देखेंगे कि भाई क्या ये ROR है या ये RNOR है। उसके लिए हम कुछ देखेंगे हमारे एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, एडिशनल कंडीशंस में हम क्या देखेंगे कि भाई हमने देखा कि अगर वो जैसे ही रेजिडेंट बन जाते हैं तो हमने क्या एडिशनल कंडीशन देखी कि क्या उनका इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स 7 years immediately preceding 7 previous years, 7 preceding previous years में अगर उनका स्टे 729 days और लेस था, या फिर in immediately preceding previous years in 10 previous years if he was a, इसको इस तरह से लिखो, if he was a
नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर से पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर मतलब 25-26 से पिछले 10 सालों में 10 सालों में से 9 सालों में क्या वो नॉन रेजिडेंट थे। नॉन रेजिडेंट अगेन हमारा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से ही डिटरमिन होगा। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में से किसी का भी आंसर अगर यस आ जाता है, ठीक है, तो हम RNOR बन जाते हैं। मतलब आप रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, आप हमेशा से इंडिया में नहीं रहते आ रहे थे। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई वो इंडिया हर 30 डेज के लिए आ रहे थे, तो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में देखते हैं हम। पहला तो हमारा हो गया 24-25 में वो पूरे 365 डेज रहे। उसके बाद ये 23-24 में 30 डेज रहे। तो ये ऐसे करते करते आप 36 टाइम्स लिखोगे, क्योंकि हर साल ये 30-30 दिन के लिए ही रहे हैं। 23, 24, 21, 22 इस तरह से करके आप टोटल 7 ईयर्स लिख लोगे। ये टोटल 7 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 हो जाएंगे क्योंकि ये टोटल 7 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका टोटल करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो ये हो गया 30 इंटू 6, 180 प्लस 365। तो इनका टोटल स्टे इंडिया में हो गया 545। ठीक है, तो आपने ये देखा कि भाई इनका द आंसर टू दिस इज यस, कि हाँ इनका जो स्टे है इंडिया में वो 729 डेज से कम है। स्टे इन इंडिया इज 729 डेज और लेस, तो इसलिए ये RNOR बन जाते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने देख ली। तो हम तो भाई हमने क्या बोला था कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप RNOR बन जाओगे। तो हम तो यहीं पे RNOR बन गए कि पिछले 7 सालों में से इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स आप 729 डेज या उससे कम रहे हो, तो हमारा जो स्टे निकल के आ रहा है वो 545 डेज का आ रहा है, तो इसलिए हम RNOR बन गए। एक बार को देखते हैं कि दूसरी कंडीशन भी कैसे अप्लाई होती है। ऑल्दो हमें इन दोनों कंडीशन में से सिर्फ एक ही अप्लाई करनी थी, कोई सी भी एक अप्लाई हो जाती है तो हम RNOR तो बन ही गए। बट एक बार चेक करके देखते हैं कि अगर हमने 9 ईयर्स वाली कंडीशन ली होती, 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स वाली कंडीशन देखी होती, तो क्या आंसर आता। ठीक है, बस जस्ट अप्लाई करके देखने के लिए कि क्या आता। अगर कुछ बच्चों ने ये वाली कंडीशन पहले अप्लाई करके देखी तो क्या आता, तो हमने देखा वो हर साल, वो एवरी ईयर 30 डेज के लिए ही इंडिया में रह रहे हैं। तो 30 डेज के लिए इंडिया में रह रहे हैं, तो आप देखो आप रेजिडेंट किसी भी हाल में नहीं बन सकते, क्योंकि इंडिया में रेजिडेंट बनने के लिए भी कम से कम आपको 60 डेज तो इंडिया में रहने ही चाहिए। आप बेसिक कंडीशंस आप अपनी रिवाइज करो तो बेसिक कंडीशन में या तो 182 डेज है या 60 डेज है, तो कम से कम 60 दिन तो इंडिया में चाहिए ही चाहिए अगर आपको रेजिडेंट बनना है। तो दैट मीन्स वो हर साल नॉन रेजिडेंट ही थे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ही वॉज अ, तो अब एक सेकेंड, एक चीज और देखो कि 24-25 में तो वो रेजिडेंट थे, इसमें तो हमें कोई दो राय नहीं है। बट उससे पहले के जितने भी साल थे, जितने भी ये 10 साल निकले हैं, ये 9 साल निकले हैं, चलो ये 9 साल निकले हैं और 1 साल ये। ठीक है, तो ये 9 साल निकले हैं, इन सब में तो ये नॉन रेजिडेंट थे। और हमारी कंडीशन क्या है कि ही शुड हैव बीन अ नॉन रेजिडेंट इन एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। कम से कम 9 सालों में तो वो नॉन रेजिडेंट होना ही चाहिए। तो यस, हमें पता है कि भाई 9 सालों में तो वो नॉन रेजिडेंट है ही है। इन पूरे 10 सालों में से, इन पूरे 10 सालों में से वो 9 साल तो नॉन रेजिडेंट ही है बंदा, हमें दिख ही रहा है, क्योंकि हर साल वो सिर्फ 30 डेज ही इंडिया में रुका है। तो इसीलिए इस कंडीशन का आंसर भी यस हो जाता है कि भाई यस, ही हैज बीन अ नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। पिछले 10 सालों में से 9 साल तो वो नॉन रेजिडेंट ही रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर भी यस है। दैट मीन्स हमें तो भाई चाहिए था कि कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो भी हम खुश है। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारी तो दोनों ही सेटिस्फाई हो गई। तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो RNOR बन जाता है, एंड अकॉर्डिंगली दिस पर्सन विल बी अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इसकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगी वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगी। ठीक है, यही इसका क्वेश्चन का आंसर है। आप देखो एक बार इसको लिखने का तरीका देख लो कि सबसे पहले तो हमने लिखा कि मिस्टर डे इज अ रेजिडेंट इन AY 2627 सिंस ही स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज। हमने भी देखा कि भाई सबसे पहले वो रेजिडेंट बन गए, ठीक है, क्योंकि उनकी 182 डेज से ज्यादा की स्टे रही है। फिर हम रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशंस लिख देंगे। हमें पता है RNOR होने के लिए आपको दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लो तो आप RNOR बन जाते हो। इफ ही हैज बीन अ नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और has during the 7 previous years immediately preceding the relevant previous year been in India for 729 days or less। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखो, has during the 7 previous years immediately preceding the previous years। ठीक है,
प्रीवियस ईयर, ये हो गया इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, IPPY। तो पिछले 7 सालों में भी इफ ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 729 डेज और लेस, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप RNOR बन जाते हो, ठीक है। और इफ ही डज नॉट सेटिस्फाई ईदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप ROR बन जाते हो, ठीक है। For the previous year 25-26, his status would be RNOR since he was a non-resident in 9 out of 10 previous years. He was a resident only in previous year 24-25. Prior to that, he was a non-resident in all the years since his stay was only for 30 days. हमने भी देखा सिर्फ 30 days थे उनका स्टे था, तो हर साल में कम से कम 60 दिन तो चाहिए आपको रेजिडेंट की कंडीशन देखने के लिए भी। तो 30 डेज है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि भाई ये नॉन रेजिडेंट ही था इंसान हर बार, ठीक है। तो therefore he can be a resident but not ordinarily resident also due to the fact that he stayed in India for 545 days। इन्होंने भी दूसरी कंडीशन भी लगा के देख ली कि भाई जो 7 साल वाली कंडीशन है उसमें भी आपका जो स्टे है वो सिर्फ 545 डेज का ही आ रहा है, तो इसलिए आप RNOR बनते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा कि हम चेक कैसे करते हैं। हम ये वाला पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हम रेजिडेंट देखेंगे, रेजिडेंस के लिए हम 2 बेसिक कंडीशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या अगर येस हो जाता है तो हम देखेंगे क्या वो बंदा ROR है या RNOR है। RNOR बनने के लिए दोनों में से कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दो तो आप RNOR बन जाते हो, अगर नहीं तो आप ROR होगे, और अगर आप रेजिडेंट ही नहीं बनते हो तो आप सीधे सीधे नॉन रेजिडेंट बन जाओगे, ठीक है। तो हमने बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस एक बार देख ली, ठीक है।